स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो पहला प्रश्न है, बुध ग्रह को बोलते हैं मरकरी। तो बुध ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। यह सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। उपरोक्त सभी बताइए इनमें से कौन कौन सा करेक्ट है। अगर सारे करेक्ट है तो डी होगा इसका आंसर। तो देखिए, बुध ग्रह या मरकरी के संदर्भ में ये सारे के सारे कथन सत्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो उपरोक्त सभी के सभी कथन सत्य हैं। बुध ग्रह को मरकरी बोलते हैं और सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है ये, जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है और इस ग्रह पर दिन जो होता है बहुत गर्म होता है तथा रातें होती हैं बर्फीली, मतलब रात में ग्रह बहुत ठंडा हो जाता है। इसका तापमान सभी ग्रहों में सबसे अधिक है, लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका तापमान। इसका तापमान रात्रि के समय -173 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है और दिन का रहता है इसमें 427 डिग्री। देखिए कितना ज़्यादा है ये। तो तभी यहाँ पर जीवन की संभावना नहीं है और तापमान का इतना अंतर यहाँ पर वायुमंडल उपस्थित ना होने के कारण ऐसा है। तो बुध ग्रह के साथ साथ एक और ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, वो है शुक्र। कौन सा है? शुक्र। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सूर्य एक गैसीय गोला है। इसमें 71% हाइड्रोजन उपस्थित है। सूर्य का केंद्रीय भाग सियाल कहलाता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। देखिए, सूर्य एक तारा है और सूर्य भी गति करता है, ध्यान दीजिएगा, अपनी अक्ष पर। तो सूर्य अपनी अक्ष पर जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, करेक्ट है। सूर्य एक गैसीय गोला है और 71% इसमें हाइड्रोजन उपस्थित है, ये भी करेक्ट है। सूर्य का केंद्रीय भाग, देखिए सूर्य का केंद्रीय भाग सियाल नहीं कहलाता। सियाल सीमा और निफे तो पृथ्वी की परतों को कहा जाता है ना। सूर्य का केंद्रीय भाग सियाल थोड़ी कहलाता है, वो तो क्रोड कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोड या कोर बोलते हैं उसको। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गलत है सी। तो सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड या कोर कहलाता है ना कि सियाल। सियाल सीमा और निफे पृथ्वी की परतों के भाग हैं। और सूर्य की देखिए उम्र कितनी है, 5 बिलियन वर्ष है। और सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास से लगभग 110 गुना है। और सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं। फोबोस और डिमोस ये है मंगल ग्रह के उपग्रह। किसके हैं? मार्स के उपग्रह हैं ये। तो देखिए, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका जो लाल रंग है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ये इंपॉर्टेंट है, अलग से पूछ लिया जाता है। मंगल अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। और बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, याद रखना। सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति के हैं, जिसको बोला जाता है जुपिटर। यह सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लेता है। कौन? मंगल। 687 दिन का समय, लगभग देखा जाए तो 2 साल हो गया। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? जो सबसे छोटा ग्रह होगा, बुध। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विषुव। विषुव क्या होता है बताइए। विषुव सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को विषुव कहते हैं क्या? यह पृथ्वी के बाहर स्थित है जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। देखिए, विषुव से रिलेट कर लो ना। विषुव मतलब विषुवत रेखा, इक्वेटर से संबंधित होगा कुछ ना कुछ। तो पहला गलत है यहाँ पर, दूसरा भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और सर्वत्र दिन एवं रात बराबर होते हैं। सभी जगह दिन और रात बराबर होते हैं। तो देखिए, यह पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और सभी जगह दिन और रात की अवधि बराबर होती है। इसी को बोलते हैं विषुव। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है। कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है और बेसाल्ट भी एक आग्नेय चट्टान है, डायोराइट भी एक आग्नेय चट्टान है, लेकिन नीस आग्नेय चट्टान नहीं है, क्योंकि नीस एक रूपांतरित चट्टान है।
नीस किस तरह की चट्टान है? नीस एक रूपांतरित चट्टान है। आग्नेय चट्टान कैसी होती है? जो लार्वा या मैग्मा के जमने से बनती है। तो देखिए, नीस आग्नेय चट्टान नहीं है, यह एक कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है जो ग्रेनाइट के रूपांतरण से बनती है। ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, पेगमाइट हो गया, डायोराइट हो गया, गेब्रो हो गया आदि आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। आग्नेय चट्टान कैसे बनती है? मैग्मा या लावा के जमने से बनती है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है, मतलब सही सुमेलित नहीं है इसमें? तो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंध है, माधवाचार्य का द्वैतवाद से संबंध, ये भी करेक्ट है। विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद से संबंध रखते हैं, ये भी सही है। निम्बार्काचार्य अद्वैतवाद, देखिए निम्बार्काचार्य अद्वैतवाद से संबंध नहीं रखते, गलत है। निम्बार्काचार्य संबंध रखते हैं द्वैताद्वैतवाद से। तो दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत थे, जिनमें निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद से संबंध रखते थे। किससे? द्वैताद्वैतवाद से, ना कि अद्वैतवाद से। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है? एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ है उनके वंश। तो बीजापुर आदिल शाही, अहमदनगर निज़ाम शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही और बरार के बरीद शाही। तो देखिए, बीजापुर आदिल शाही करेक्ट है यहाँ पर, अहमदनगर निज़ाम शाही करेक्ट है यहाँ पर। ये अहमदनगर निज़ाम शाही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत पूछते हैं, बहुत रिपीट करते हैं इसको पीसीएस के एग्ज़ाम में। गोलकुंडा कुतुब शाही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी करेक्ट है। बरार के बरीद शाही नहीं है, बरीद शाही बीदर के हैं। बरीद शाही जो है बीदर का है और बरार का है इमाद शाही। कौन सा है? इमाद शाही है। तो इसमें जो गलत है वो डी गलत है यहाँ पर, ये सही नहीं है। तो देखिए, बीजापुर राजवंश, बीजापुर राज्य का जो वंश था वो आदिल शाही था, अहमदनगर का निज़ाम शाही, गोलकुंडा का कुतुब शाही, बरार का इमाद शाही था और बीदर का था बरीद शाही वंश। ये इम्पोर्टेंट है सबके सब, सबके सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है पीसीएस की परीक्षाओं के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था? तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था हसन गंगू। कौन था? हसन गंगू। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। किस नाम से? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। क्वेश्चन नंबर 9 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये विजयनगर साम्राज्य मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत सवाल पूछे जाते हैं इससे, चाहे पेपर यूपीएससी का हो या स्टेट पीसीएस का हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था, जिसे इमाडी देवराय भी कहा जाता था? तो कौन था ये? देवराय प्रथम, मल्लिकार्जुन नहीं था। अब्दुल रज्जाक तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, तो अब्दुल रज्जाक भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय को इमाडी देवराय भी कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए, संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था वो देवराय द्वितीय था और इसे ही इमाडी देवराय भी कहा जाता था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में ही फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से पूछा जाता है कि अब्दुल रज्जाक जो था किसके शासनकाल में भारत आया था? कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक आया था। कहाँ से आया था? फारस का राजदूत था, विजयनगर साम्राज्य में आया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, नदियों और उनके किनारे बसे शहर से संबंधित कौन सा मिलान असत्य है? आगरा, आगरा और दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसे, करेक्ट है। कानपुर गंगा नदी के किनारे, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे,
सूरत साबरमती नदी के किनारे। देखिए कानपुर भी गंगा नदी के किनारे करेक्ट है, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे करेक्ट है, सूरत तो ताप्ती नदी के किनारे है ना, साबरमती नदी के किनारे तो अहमदाबाद है, तो गलत है इसका। कौन सा असत्य है? ये डी असत्य है इसमें। तो देखिए आगरा यमुना नदी के किनारे, अगर दिल्ली है तो वो भी यमुना नदी के किनारे, कानपुर गंगा नदी के किनारे, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, यूपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट है लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे, याद रखना। सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, ना कि साबरमती नदी के किनारे। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर या शहर बसा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शारदा परियोजना किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है शारदा परियोजना? शारदा नदी पर है, ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और साबरमती शारदा परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में है, साबरमती तो अहमदाबाद के निकट बहती है ना। तो शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर, याद रखना। गोमती नदी को जैविक मरुस्थल घोषित कर दिया गया उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा। भारत के पर्वतीय नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, मतलब असत्य है? भारत के पर्वतीय नगरों के संदर्भ में तो गुलमर्ग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। लैंसडाउन हिमाचल प्रदेश, डलहौजी हिमाचल प्रदेश, रानीखेत उत्तराखंड। तो रानीखेत, नैनीताल, मंसूरी ये सब उत्तराखंड में है। डलहौजी हिमाचल प्रदेश करेक्ट है, डलहौजी हिमाचल प्रदेश में है। मनाली हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग पास सब हिमाचल प्रदेश में। लैंसडाउन उत्तराखंड में, लैंसडाउन हिमाचल प्रदेश में नहीं है, गलत है, इसको ऐसे मिला दो। और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। गलत पूछा है ना कौन सा असत्य है, तो बी असत्य है। तो लैंसडाउन उत्तराखंड में है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। डलहौजी हिमाचल प्रदेश में, रानीखेत हिमाचल प्रदेश में, गुलमर्ग हिमाचल प्रदेश में। ये सब के सब पर्वतीय शहर हैं जो इन विभिन्न राज्यों में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ ले जाते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, नेशनल पार्क हो गया। अधिकतर आजकल एग्ज़ाम में इस तरह से पूछे जा रहे हैं कि वो पहले रिपीट नहीं हुए हों कहीं भी, फिर स्टूडेंट को नया नया लगता है, फिर उल्टा फुल्टा मार के गलत कर देता है, तो सबकी प्रैक्टिस कर लेना। तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, झारखंड में नहीं है, यह है बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है। इस वन्यजीव अभ्यारण्य में आपको बाघ देखने को मिलेगा, नीलगाय, घड़ियाल, सांभर, तेंदुआ आदि यहाँ पर मिलेंगे अगर आप इसकी यात्रा करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही सुमेलित है? एक ही सुमेलित है, बाकी 3 गलत होंगे इसमें। एक ही सुमेलित होगा, 3 गलत होंगे। तो हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड। तो इसमें एक ही करेक्ट है, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो झारखंड में, किश्तवाड़ ये तो जम्मू कश्मीर में, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश। तो देखिए हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य है झारखंड में, चंद्रप्रभा है उत्तर प्रदेश में, और किश्तवाड़ है जम्मू कश्मीर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और पलामू झारखंड, याद रखिए इसको। तो झारखंड में 2 हो गए ना, हजारीबाग भी झारखंड में है और पलामू भी झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस योजना का प्रारंभ 2015 में नहीं हुआ था? तो जननी सुरक्षा योजना 2015 की योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी 2015 की योजना है, अटल पेंशन मिशन भी 2015 की योजना है, स्टार्टअप इंडिया 2016 की योजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो देखिए स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत 16 जनवरी 2016 के हुई थी। 2015 में निम्नलिखित योजनाएं शुरू की गई। देखिए कितनी लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है ये। सारी की सारी गवर्नमेंट ने 2015 में नई नई योजनाएं शुरू की, क्योंकि 14 में सरकार बनी, फिर अगले साल को योजना की भरमार कर दी गवर्नमेंट ने अपना सिक्का जमाने के लिए। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं ये इम्पोर्टेंट हैं? नीति आयोग 2015 की है, हृदय योजना 2015 की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 की है, सुकन्या समृद्धि योजना 2015 की है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड 2015 की है। यूपीएससी उत्तर प्रदेश पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि कौन सी योजना किस वर्ष की है, 2017 में सीधे सीधे पूछा है। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 की है, जननी सुरक्षा योजना 2015 की है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना
2015 की है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015, अटल पेंशन मिशन 2015, उस्ताद योजना जो अल्पसंख्यक कारीगर के लिए हैं 2015 की है, कायाकल्प योजना जन स्वास्थ्य से 2015 की है, डीडी किसान चैनल 2015 की योजना है, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम 2015 की योजना है, स्मार्ट सिटी परियोजना 2015 की योजना है, डिजिटल इंडिया 2015 की योजना है, इंद्रधनुष 2015 की योजना है, स्वर्ण मौद्रीकरण योजना 2015 की योजना है, स्वर्ण बॉन्ड योजना 2015 की योजना है, स्वर्ण बुलियन योजना 2015 की योजना, और उदय, उदय का मतलब है उज्ज्वल डिस्कॉम योजना, उदय उज्ज्वल डिस्कॉम योजना, ये बाई है, सॉरी फॉर दिस, उदय UDA बाई उदय, उज्ज्वल डिस्कॉम स्कीम, उज्ज्वल डिस्कॉम योजना, उदय। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन कौन भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के अधीन है? बचत बैंक दर, रिवर्स रेपो दर, वैधानिक तरलता अनुपात। इनमें से कोई भी भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है, ये आरबीआई के अधीन है सबके सब। आरबीआई का नियंत्रण होता है इसमें, भारत सरकार का नहीं होता, तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो देखिए भाई, चाहे वो बैंक दर हो या फिर रेपो दर हो, रिवर्स रेपो दर हो, बचत बैंक दर हो, जमा दर हो, नकद आरक्षित अनुपात हो, वैधानिक तरलता अनुपात हो, यह सभी भारत सरकार के केंद्रीय बैंक मतलब रिजर्व बैंक के अधीन है, ना कि वाणिज्य मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय के। इम्पोर्टेंट है तो बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, यहाँ दर का मतलब रेट से है, और बचत बैंक रेट, जमा दर, नकद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात मतलब CRR, ये CRR है, ये SLR है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? एक ही सत्य। क्या होते हैं ट्रेजरी बिल्स? देखिए, ट्रेजरी बिल्स यह अल्प अवधि की प्रतिभूतियाँ होती हैं जिसके माध्यम से सरकार उधार लेती है, या 6 माह से अधिक का बिजली भुगतान न किए जाने पर बिजली विभाग के द्वारा बिल भेजा जाता है। गलत है। शेयर बाजार में घाटा उठा रहे निवेशक को यह बिल वाणिज्य मंत्रालय को चुकाना पड़ता है। देखिए, गलत है ये भी। यह सरकार की अत्यंत ही अस्थायी फंड संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्गमित किया जाता है ट्रेजरी बिल्स, ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ए। यह अल्प अवधि की प्रतिभूतियाँ होती हैं जिसके माध्यम से सरकार उधार लेती है। तो देखिए, यह अल्प अवधि की प्रतिभूतियाँ होती हैं जिसके माध्यम से सरकार उधार लेती है। इसका निर्गमन सरकार के रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। वर्तमान में आरबीआई 91 एवं 364 दिन की ट्रेजरी बिल्स निगमित करता है। इनकी न्यूनतम राशि 25,000 रुपये तथा इसी गुणक में होती है। भारत में ट्रेजरी बिल्स पहली बार 1917 में निर्गत की गई थी। भारत में ट्रेजरी बिल्स कब निर्गत की गई थी? सबसे पहले 1917 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेबी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? सेबी का मतलब यहाँ है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी मतलब भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। पीसीएस की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इसको। तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। करेक्ट है ये। इसके क्षेत्रीय कार्यालय को कोलकाता, दिल्ली तथा चेन्नई में भी स्थापित किया गया है। कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, करेक्ट है ये भी। भारतीय प्रतिभूति और विनियमित करने की वैधानिक शक्तियां अब सेबी को प्राप्त हैं। भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्तियां, देखिए करेक्ट है ये भी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है, सब कुछ दिल्ली में नहीं हो सकता। इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर है? सेबी का मुख्यालय मुंबई में। तो देखिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 12 अप्रैल 1988। ये डेट याद रख लो, समय के साथ, दिन के साथ, महीने के साथ और सन के साथ। 12 अप्रैल 1988। कब? 12 अप्रैल 1988 भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, ना कि दिल्ली में। और भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्तियाँ अब सेबी को दे दी गई हैं। इसके क्षेत्रीय कार्यालय आपको कलकत्ता में भी मिलेंगे, दिल्ली में भी मिलेंगे, चेन्नई में मिलेंगे। अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1952 को किया गया था। रिजर्व बैंक भारत का एक केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय वहीं स्थित है जहां सेबी का मुख्यालय है, मतलब मुंबई में।
भारत में मौद्रिक एवं साख नीति रिजर्व बैंक द्वारा ही बनाई जाती है और लागू की जाती है। तो भारत में मौद्रिक नीति एवं साख नीति भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई जाती है, लागू की जाती है। करेक्ट है। रिजर्व बैंक भारत का एक केंद्रीय बैंक है, बिल्कुल है भाई। इसका मुख्यालय मुंबई में है, बिल्कुल है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, बिल्कुल की गई थी। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1952 को नहीं किया गया था, ये किया गया था 1 जनवरी, तो यहाँ पर करेक्ट है, ये किया गया था 1949 को, 1949 को। तो सेकंड है इसका क्वेश्चन जो स्टेटमेंट गलत, तो कर दो एलिमिनेट। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसका आंसर हो जाएगा 134। तो 134 करेक्ट है यहाँ पर। रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को की गई, इंपॉर्टेंट है। इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 को किया गया, ये भी करेक्ट है। ये दिन महीने के साथ याद रखना, यहाँ कभी कभी 1 जनवरी 1935 को कर देगा, गलत हो जाएगा। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई है और 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया है। ये भारत का एक केंद्रीय बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। और भारत में मौद्रिक नीति बनाना, साख नीति, ये सब रिजर्व बैंक के ही कार्य होते हैं और यही इसको लागू करती है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न पीसीएस की परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश की के लिए इम्पोर्टेंट है, अच्छे से इसको रिवाइज़ कर लीजिए। सीधे सीधे पूछे जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके फॉरवर्ड करके देख लेना और कमेंट कर सकती हो अगर कुछ पूछना हो तो। लेसन देखने के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।